मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ साक्षी श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी नीट मेंटोर। आज हम यहाँ पे आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल नए तरीके से करेंगे और एक एक चीजों को यहीं पे समझते चलेंगे। आज मैं चैप्टर लेके आई हूँ जो हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिना उस चैप्टर के शायद या बिना जो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं उसके हमारी एग्जिस्टेंस भी नहीं होती। जल्दी से एनी गेसेस कमेंट बॉक्स पे जल्दी से मुझे बता दो, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसके बिना हम पॉसिबल नहीं है। वो कौन सा चैप्टर होगा? यस मेरे प्यारे बच्चों, वो चैप्टर है आपका सेल, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, तो आज हम सेल के बारे में एक एक डिटेल समझेंगे। किस तरीके से एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में कुछ PYQs भी करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हाथों हाथ होता रहे। ठीक है, तो आप सब लोग तैयार हो? अपने पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं आपका आप लोगों का फेवरेट चैप्टर, सेल, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आर वी अवेयर व्हाई वी आर सेट एज अ लाइफ? हम जिंदा क्यों है हम जिंदा? यस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सेल। अगर ये सेल नहीं होता तो क्या हम जिंदा होते? नहीं, हम जिंदा नहीं होते। हमें बनाने में किसका रोल है? सेल का रोल है। और सेल में ऐसा क्या है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हम लिविंग है? ऐसा सेल में क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक डेफिनेशन बचपन से याद करते आ रहे होंगे। बचपन से मतलब है जब से हमने पढ़ना शुरू करा है और जब से हमारे अंदर बायो को लेके एक अलग ही इंपॉर्टेंस आई है, तब से हम एक सेल की डेफिनेशन याद कर रहे हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, सब लोग मेरे साथ बताइए क्या होता है? सेल is the fundamental structural मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या बिना फंक्शन के हम कुछ है? नो। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी? लाइफ, मतलब जिंदगी। हमें जिंदगी देने वाला कौन सा है? हमें जिंदगी देने वाला कोई और नहीं, हमारा सेल है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेल। समझते हैं सेल कैसे काम करता है। बिफोर कमिंग टू द सेल, लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्कवरी। किसने हमें सेल के बारे में बताया? या ऐसा हुआ अपने आप ही हमारी बॉडी से निकल के आ रहा है, सेल कह रहा है हेलो वाई स्टूडेंट्स, मैं सेल हूं और मैं ही जिंदगी हूं? ऐसा तो नहीं हुआ था। तो इसको बताने वाला कौन था? कि सेल ही हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चों के कमेंट्स आने शुरू हो गए होंगे कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसने डिस्कवर करा था? यस, नन अदर देन योर मोस्ट पॉपुलर रॉबर्ट हुक। किन्होंने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। क्लियर, याद करना बहुत जरूरी है। इन 1665। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है। इन्होंने जो सेल डिस्कवर करा था वो किसमें करा था? डेड सेल में करा था। किसमें करा था? डेड सेल में करा। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं डेड सेल जिसने डिस्कवर करा है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, वो कौन है? हमारे रॉबर्ट हुक। अब क्वेश्चन आता है मैम, अगर डेड इन्होंने करा था तो लिविंग किसने करा होगा? एनी गेसेस? यस, लिविंग किसने करा होगा? लिविंग करने वाले थे हमारे लुएन हुक। दोनों ही क्या है? हुक। ठीक है, इन्होंने किसका करा था? लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी करके बताई थी। अब डेड सेल में करा गया था कॉर्क पे। कॉर्क आप जानते हो, एक लकड़ी के हिस्से को हम क्या कहते हैं? कॉर्क। और कॉर्क क्या होता है? हमारा डेड। और जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने अपना सेल्फ क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप बनाया था। और उसी माइक्रोस्कोप पे इन्होंने सेल को देखा और उसके बारे में बताया। क्योंकि वो सेल किस तरीके से अरेंज थे? कुछ इस पैटर्न में अरेंज थे, इसलिए उनको नाम दे दिया गया सेल, बट दे आर डेड इन नेचर। नाउ लुईन हुक ने किसमें डिस्कवर करा था? उन्होंने लिविंग सेल पे करा था, जो कि कौन में पाए गए थे? बैक्टीरिया, प्रोटोप्लाज्म।
इन प्रोटोजोआ, इनमें इन्होंने लुविनहुक ने उसको डिस्कवर करा था। नेक्स्ट हमारे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा डिस्कवर करा था न्यूक्लियस के बारे में। ओके, यहां तक आप सबको समझ में आया? डिस्कवरी में हम लोग मेनली 3 चीजों को याद कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा किसने दिया था, डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, डेड पे। सेकंड हमने करा लिविंग सेल किस पे हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और तीसरा थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने किस पे किया था, किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। जल्दी जल्दी इतना लिख लेते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने समझ लिया है किसके बारे में, आपका अभी तक सेल के बारे में किसने डिस्कवरी करी। नाउ कम टू द सेल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सेल थ्योरी के लिए हम बेसिकली 3 मेन साइंटिस्ट का नाम याद रखते हैं। पहला साइंटिस्ट है हमारे कौन से, अगर हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी की, तो कौन से साइंटिस्ट आते हैं हमारे? सबसे पहले साइंटिस्ट है शेल्डन। शेल्डन ने क्या कहा था इन 1838? ओके, इन 1838 शेल्डन जी आते हैं हमारे। ये कौन है? एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है जो मैं आपको क्लियर करूंगी यहाँ पे। शेल्डन जी क्या कहते हैं कि हमारे जितने भी प्लांट है, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये क्या आके कहते हैं कि जितने भी प्लांट है वो किसके बने हुए हैं? प्लांट के बने हुए हैं। और दूसरे हमारे साइंटिस्ट हैं हमारे स्वान सर। स्वान जी क्या कहते हैं, जितने भी अगर ये प्लांट की बात कर रहे हैं तो ये किनकी बात करेंगे? जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल, दैट इज योर एनिमल सेल। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आता है मैम, हमने कहा शेल्डन, क्योंकि ये हमारे बॉटनिस्ट थे, ये इज बॉटनिस्ट, तो इन्होंने किस पे स्टडी करी होगी? बॉटनी मींस बॉटनी के ऊपर, मतलब प्लांट्स के ऊपर। और जो हमारे स्वान थे, ही इज जूलॉजिस्ट, तभी इन्होंने किस पे स्टडी करी? एनिमल पे। लेकिन इन्होंने एनिमल पे ही नहीं करी, इन्होंने प्लांट सेल को भी देखा और उसको भी बोला कि हाँ, प्लांट भी जो हमारा सेल का बना हुआ है। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम कैसे याद रखें? मोस्टली हमारे दिमाग में यही चलता है कि मैम शेल्डन ने प्लांट की ही क्यों करी, मतलब प्लांट से कैसे याद करें इन्हें हम? तो शेल्डन, स्वान अगर आपको याद हो, सब लोग यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा आपका। नर्व सेल में आपको अगर याद हो, जो माइलिन शीट है वो किसकी बनी होती है? स्वान सेल की बनी होती है, ये रिमेंबर। तो आप याद कर सकते हो नर्व सेल्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं? नर्व सेल्स हमारे पाए जाते हैं एनिमल में। तो हमारे स्वान, डॉक्टर स्वान सर क्या हो गए हमारे? ये हो गए एनिमल सेल के लिए। ओके, तो इन्होंने क्या करा? एनिमल सेल बनाया, के बारे में स्टडी करी। शेल्डन ने प्लांट के लिए। तो ये आपको मेरे ख्याल से आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शेल्डन इज फॉर प्लांट्स, स्वान इज फॉर एनिमल। बट सेल थ्योरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, एक और नए साइंटिस्ट आते हैं। अफरा तफरी चल रही थी वहां पे कि भाई इन्होंने बात तो सही बोल दी, प्लांट सेल से बना है, एनिमल सेल से बना है, बट भाई ये आए कहाँ से हैं? तो इसका आंसर देने एक आता है। कौन आते हैं हमारे तीसरे साइंटिस्ट? कौन है हमारे तीसरे साइंटिस्ट? रुडोल्फ, यस, रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं आंसर दूंगा आपको, मैं बताऊंगा कि सारे सेल कहां से आए हैं। तो ये क्या बोलते हैं? ये आते कब हैं? ये आए हैं 1855। अब आप समझ सकते हो कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। आज तो हमें सेल का अंग पता है, लेकिन उस समय सेल के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए इनकी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। समझ रहे हो आप सब? उसीलिए जो रुडोल्फ वर्च्यू आए, उन्होंने कहा ये जो सेल आए हैं कहां से आए हैं? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने क्या एक आंसर दिया? सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको कहा जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या कहा जाता है जिसको?
ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर है यहाँ तक? हमसे ये कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है? सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। ओके, तो सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। अगर आप इनमें से किसी को भी भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान क्या रखना है? शेल्डन ने हमारे प्लांट के बारे में बताया, स्वान ने हमारा एनिमल सेल के बारे में बताया, और फाइनली रडोल्फ वर्चू ने हमें प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में बताया। इन तीनों को मिला के हमारी सेल थ्योरी कंप्लीट होती है। नाउ अब यहाँ तक तो हमने डिस्कवरी समझ ली, सेल थ्योरी समझ ली। अब ये जो सेल है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, जैसे कि समझते हैं किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। एक सेल जो छोटा सा सेल है, क्या वो मल्टी सेलुलर? हमें पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अभी डिटेल में समझेंगे उसको भी। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल है, कैसे बना है? एक सेल था, एक सेल ने क्या करा? ग्रुपिज्म करा। जैसे आप लोग नहीं करते हो क्लासेस में अपने अपने बैठ जाते हो और नहीं भाई हमको पढ़ेंगे तो हम, ये मेरा ग्रुप है भाई, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, ये लड़कियों का ग्रुप है, हम इसमें नहीं जाएंगे, तो ग्रुप को बना लेते हो ना। इसी तरीके से इन्होंने भी क्या करा? ग्रुप बनाया, और उन ग्रुप को बोला गया टिश्यूज। क्या बोला गया? टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज। जैसे आप लोगों ने ग्रुप बनाया, भाई ये भाई हमारा केमिस्ट्री हमें पसंद है, हम तो केमिस्ट्री वाले ग्रुप में, हमें बायो पसंद है, हम बायो वाले ग्रुप में। तो आप क्या कर रहे हो? फंक्शनिंग कर रहे हो ना वहां पे। कौन सा फंक्शनिंग कर रहे हो? फंक्शनिंग आप कर रहे हो किस चीज की? कि भाई यहाँ मैं केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ूंगा, इधर मैं बायो अच्छे से पढ़ूंगा। लाइकवाइज द सेल्स क्या है? द ग्रुप ऑफ अ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। दीज टिश्यू फॉर्म्स क्या बनाएंगे? ये टिश्यूज आगे जाके एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है तो ये क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो हार्ट, लंग्स, किडनी। अब इन सबको इन्होंने क्या करा? मिलाना शुरू करा, तो क्या बना? ऑर्गेनिज्म। कौन बन के आ गया? सॉरी, ऑर्गन सिस्टम बन के आ गया। क्या आ गया? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम बनाता है हमारा एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है? ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं। इसीलिए तो हमें मल्टी सेलुलर के अंदर डाला जाता है। हम क्या है? मल्टी सेलुलर मतलब यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ सबसे स्मॉलेस्ट का, वन ऑफ द वेरी स्मॉलेस्ट सेल, कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल भी नहीं होती है, ऊपर की कवरिंग एब्सेंट है। अगर ऊपर की कवरिंग एब्सेंट है तो उसका साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? इफ वी टॉक अबाउट इन, हम एक नाम जानते हैं, दैट इज आवर ऑस्ट्रिच सेल। यस, दैट इज आवर ऑस्ट्रिच सेल। बट इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल कौन सा होगा? ह्यूमन फीमेल में कौन सा है? फीमेल बॉडी में कौन सा होगा? दैट इज ओवम। ओवम इज द सिंगल सेल। ओके, द लार्जेस्ट सिंगल सेल। नाउ द लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा हमारा? लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल। अभी तो हम जानते हैं मैम सेल्स वी इवन कांट सी विद आवर नेकेड आईज, और आप बात कर रही हो सबसे लॉन्गेस्ट सेल की, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? दैट इज आवर nerve cell. Nerve cell is the longest cell in our body. यहाँ तक समझ में आ गया? Are you all done with this much? Now coming to the cell. Basically cell कितने तरीके के हैं मैम? ये तो बताइए, सेल हमारे कितने तरीके के हैं? Any guesses? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताते रहो। हमारे पास कितने तरीके के सेल हैं? हमारे पास मेनली अगर देखा जाए ब्रॉड कैटेगरी में हमने सेल को डिवाइड करा है, सेल को हमने डिवाइड करा है 2 मेन कैटेगरीज में। दैट इज योर द प्रिमिटिव वन,
none other than your favorite, your most known prokaryotic cell. Prokaryotic cell. And the advanced one, जो advanced है वो कौन सा है? eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Okay. Prokaryotic one is the most primitive one and the eukaryotic one is the most advanced one. Why we are saying it as a primitive and it as an most advanced? सिंपल सी बात है, जब भी हम पैदा होते हैं क्या हमारे पास बॉडी में तो सारे पार्ट डेवलप्ड है, बट क्या वो लेवल ऑफ आईक्यू होता है जो आज है हमारे पास? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या चीज हो गई? जो बच्चा पैदा हुआ है, अभी अभी आया है, वो क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग है, जो ग्रेजुअली बड़ा होगा, बहुत सारी नई चीजें सीखेगा, इवॉल्व होगा और फाइनली एक न्यू इंडिविजुअल विद अ न्यू आइडेंटिटी, विद अ न्यू कॉन्शियसनेस के साथ डेवलप होगा। लाइकवाइज हमारे जो सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये भी क्या होते हैं? सबसे पहले आए हुए सेल थे, क्योंकि हर एक चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। कभी मत भूलिएगा, हर एक चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल की, तो उसके पास जो भी सामान या मशीनरी होगी वो क्या होगी? सिंपल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सिंपल होगी। लाइकवाइज हमारे प्रोकैरियोटिक में भी बहुत सिंपल ऑर्गेनेलीज है। बेसिकली ऑर्गेनेली हमने सुना है एब्सेंट होती है, ओनली वन ऑर्गेनेली इज देयर, दैट इज, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, the organelle that is present in prokaryotic is ribosome. Okay, why there is a ribosome? Let's try to understand each and everything. जब हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव वन है। प्रिमिटिव है तो मतलब हर एक काम एक सिंगल सेल, एक रफ डायग्राम समझते हैं, ये एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास भाई अगर ये अकेला एक सेल है, दुनिया में तबाही मचा सकता है, नहीं मचा सकता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो क्या करता है? अपने नंबर को रेप्लिकेट करता चला जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज योर बाइनरी फिजन। ओके, कौन सी होती है? दैट इज योर बाइनरी फिजन। के थ्रू ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो उसके नंबर बढ़ेंगे, और वो अपने नंबर तो हमारी बॉडी में बढ़ा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? वीक कर रहा है हमारी बॉडी को। तो आप समझ सकते हो कि एक अकेला इंडिविजुअल अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, सांस भी तो ले रहा होगा भाई, खाना भी खा रहा होगा। हम भी तो जब देखो तो चप्पड़ चप्पड़ कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, और आई एम श्योर अभी भी बैठे हुए आप सब लोग, बहुत लोग कुछ ना कुछ जरूर खा रहे होंगे, है ना? तो खाना भी जरूरी है, सांस लेना भी जरूरी है, डिवाइड करना भी जरूरी है, अगर खा रहे हैं तो निकालना भी जरूरी है। तो वो सारे के सारे काम हमारा ये अकेला प्रोकैरियोटिक सेल कर पा रहा है। फाइन, कैसे? थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म इन अ सिंगल सेल इज बेसिकली मेकिंग इट एज इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट सिंपलर वन। क्या अभी तक हमने कोई ऐसा समझा? अगर मैं बात करती हूँ, ये है इनके फ्लैजिला। फ्लैजिला ये वो लोकोमोटरी ऑर्गन है जो इस बैक्टीरिया को मूव करने में मदद करेगा, है ना? ये वो लोकोमोटरी ऑर्गन है जो इसको मूव करने में हेल्प करेगा। इसके पास कवरिंग है। डू दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन? यस, दे डू हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दैट। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? तो आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग को कहेंगे। इसके पास अपना डीएनए है। डीएनए क्या होता है? डीएनए तो सर्कुलर डीएनए। डीएनए इज व्हाट? डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। क्यों है जेनेटिक मटेरियल? हम इसको प्रीवियस कमिंग क्लासेस में समझेंगे ढंग से। और अगर डीएनए है तो इसके पास राइबोसोम भी प्रेजेंट है। क्या है? राइबोसोम्स। बट देयर इज अ ट्विस्ट, ये जो हमारे डीएनए है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अभी हम जानते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बहुत जरूरी है, लेकिन इसके पास क्या कोई घर है रहने के लिए? क्या इसके पास न्यूक्लियस है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसका जो डीएनए है वो किसमें होता है? दैट इज इनसाइड आवर न्यूक्लियस। बट
इट्स इन प्रिमिटिव वन, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, जहां पे ये डीएनए प्रेजेंट है उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, ये वो रीजन है जहां पे डीएनए प्रेजेंट होगा। यहां तक बात क्लियर है आपको। अब बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस में। दिस आउटर कवरिंग is known as plasma membrane. Plasma membrane. Why we are calling it as a plasma membrane? A membrane that surround the plasma, or we call it as a cell membrane. The membrane that surrounds the cell. इजी है। तो जो बाहर की कवरिंग है उसको हमने क्या बोला है, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर हमें मालूम है सेल को लिविंग बनाने वाले कौन है, उसके ऑर्गेनेलीज हैं। तो नाउ कम्स टू द ऑर्गेनेलीज। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं इसके पास, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली दैट इज आर न्यूक्लियस। ऑल्दो सारे ऑर्गेनेली बहुत जरूरी हैं, but nucleus is extremely important because it is the house of DNA. It is the house of DNA. DNA, your genetic material. Okay, it is the house of DNA, nucleus. अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो भाई ये एक ऑर्गेनेली है, तो इसकी भी मेम्ब्रेन होगी। तो न्यूक्लियस भी हमारा मेम्ब्रेन बाउंड होता है। रिमेंबर, यूकैरियोटिक में दो तरीके की ऑर्गेनेली पाई जाएंगी, एक होगी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली और दूसरी होगी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली की, जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा ऑर्गेनेली होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बताते हैं आगे। तो जो हमारी मेम्ब्रेन लेस है, जैसे कि हमारा राइबोसोम, राइबोसोम के पास अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो बना होता है दो सब यूनिट से। किससे बना होता है, दो सब यूनिट से, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। उसके पास दो सब यूनिट प्रेजेंट है, वन लार्जर सब यूनिट एंड वन इज द स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, आगे की क्लास में उसको भी डिटेल में स्ट्रक्चर को समझेंगे हम लोग। नाउ coming to the nucleus consists of the membrane, the outer membrane and the inner membrane. अगर outer है तो inner भी होगी, outer है तो inner भी होगी, inner membrane। और ये दोनों मेम्ब्रेन मिलके क्या बना रही हैं हमारी, ये दोनों कलेक्टिवली हमारी कहलाई जा रही हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहलाई जा रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या आप ये छोटे छोटे से पोर्स देख सकते हैं इसके अंदर, ये क्या कहलाएंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर के पोर है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस से बना न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस से बना न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। ओके, नाउ ये इतनी बड़ी बॉडी क्या रखी हुई है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज योर न्यूक्लियोलस, दैट इज योर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। दिस इज योर डीएनए जेनेटिक मटेरियल। और भी सेड है, क्योंकि ये अभी रेस्टिंग स्टेज में बहुत आलसी है, अभी बैठा हुआ है, तो इस समय हम इसको कहते हैं, इस समय हम इसे कहते हैं क्रोमेटिन। याद है,
सबने सुना होगा क्रोमैटिन, क्योंकि ये अभी क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेज में है, रेस्टिंग फेज में है, इसको हम क्रोमैटिन भी कह सकते हैं। हाँ, ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके पास और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है। सेल के अंदर हमारी ऑर्गेनेलीज है। जो ऑर्गेनेली डायरेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है वो कौन सी ऑर्गेनेली होती है हमारी, दैट इज आर, कौन सी होती है, यस दैट इज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। There are two type of endoplasmic reticulum. कौन कौन से होते हैं? One is your rough endoplasmic reticulum and another one is your smooth endoplasmic reticulum. Now come, let's see why we are calling it one as a rough and another one is a smooth. This one is your smooth. Smooth मतलब बहुत ज्यादा क्या है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई, जिसकी वजह से क्या है, बहुत स्मूथ है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम मींस, रेटिकुलम मतलब रेटिकुलेट, आप देख रहे हो जिगजैग पैटर्न फैले हुए हैं इसमें, रेटिकुलेट, इस पैटर्न को कहते हैं हम रेटिकुलेट पैटर्न। ओके, so we are saying it as smooth endoplasmic reticulum. Coming to the rough one, can you see I am making a small circles over it. When we touch the surface of the endoplasmic reticulum, we feel a roughness because of these small circles, and these circles are making it as a rough endoplasmic reticulum. It's giving appearance of a rough pattern. फाइन, समझ में आ रहा है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब मैंने इनको इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज स्मॉल सर्कल बॉडीज, मैंने इसको क्या बोल दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल दिया मैंने इसे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम एज यूजुअल रेटिकुलेट पैटर्न को बोला जा रहा है, दैट वी कैन सी। नाउ व्हाट आर दीज बॉडीज, ये क्या बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर? सो दीज बॉडीज आर नन ऑफ अदर देन योर राइबोसोम्स। दीज बॉडीज आर योर राइबोसोम, एंड दिस राइबोसोम is mainly responsible for giving it as a rough appearance. क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से? हम लोगों ने अभी तक क्या क्या करा, हमने सेल की बाहरी मेम्ब्रेन को समझा, दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। फिर हम अंदर गए हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली पे, दैट इज आर न्यूक्लियस, जिसके बारे में हमने समझा न्यूक्लियस किसकी बनी होती है, दो मेम्ब्रेन की बनी होती है, दैट कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ कौन प्रेजेंट होगा, हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होके निकल रहा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो तरीके के हैं, वन इज योर स्मूथ एंड अनदर वन इज योर रफ। अभी मैंने आपको फंक्शंस नहीं बताए हैं, फंक्शंस हम पहले एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर उसके फंक्शंस को भी देखते चलेंगे। नाउ इसके पास ही हमारा जहां पे मोस्टली राइबोसोम प्रेजेंट है, उसके आसपास आपको एक बॉडी नजर आएगी, दैट इज योर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या है, नाम सुना हुआ लग रहा है, गोल्जी बॉडी क्या है ये गोल्जी बॉडी? चलो समझते हैं। हम जानते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर मेकिंग प्रोटीन। ओके, प्रोटीन बनता है, हम ये चीज जानते हैं। डीएनए से हमारा बनता है एमआरएनए, एंड दिस एमआरएनए विल फॉर्म प्रोटीन। फाइन, दिस विल फॉर्म प्रोटीन। अगर इसे प्रोटीन बनाना है तो इसे उस फैक्ट्री में जाना पड़ेगा जहां पे प्रोटीन बनता होगा, है ना। अगर डीएनए को प्रोटीन बनाना है
तो उसको कहाँ जाना होगा, उस फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो वो फैक्ट्री कौन है हमारी, वो फैक्ट्री हमारी कौन है, वो फैक्ट्री हमारी राइबोसोम्स है। वो फैक्ट्री हमारी कौन है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री वेयर प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। प्रोटीन सिंथेसाइज ओवर हियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अगर प्रोटीन यहाँ सिंथेसाइज हो रही है तो उसके बेसिस पे आप देख रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसी एक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। किसके ऊपर प्रेजेंट है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ, किसके ऊपर प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक के पास राइबोसोम है तो हमारा रफ वाला भी क्या कर रहा होगा, आपका रफ वाला भी क्या कर रहा होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होगा। ये भी क्या करवाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। अब मैम बात आती है, ये तो रफ को समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ राइबोसोम। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या बनाता है, ये आपका सिंथेसाइज करता है लिपिड को। किसको सिंथेसाइज करवाता है ये आपका सिंथेसाइज करवाता है लिपिड को। लिपिड सिंथेसिस के लिए हमारे लिए लिपिड सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ लिपिड का यूज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूछना लिपिड का यूज कहाँ कहाँ है, लिपिड के बहुत सारे यूज बता देगा ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव लेयर, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का क्या काम है भाई, प्रोटीन बन रही है, बनती चली जा रही है, उसको शेप और स्ट्रक्चर कौन देगा, कौन बताएगा भाई, तुम्हें जो है क्या कहते हैं मेम्ब्रेन में जाना है, कौन बताएगा। वो जो कटाई छटाई हो रही है या टैगिंग हो रही है बेसिकली, जिसमें हम प्रोटीन को बता रहे हैं कि भाई प्रोटीन तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, सारी मॉडिफिकेशंस, जितनी मॉडिफिकेशंस है और टैगिंग है, पर्टिकुलर प्रोटीन को कहाँ जाना है बताना है, वो कौन देने वाला है, हमारा गोल्जी बॉडी। वो कौन बताएगा, हमारा गोल्जी बॉडी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो अभी तक अब कौन सी ऑर्गेनेली हमारी रह गई, हमारे न्यूक्लियस के ऊपर एक शहंशाह के फॉर्म में बैठी हुई एक ऑर्गेनेली है। उस ऑर्गेनेली का नाम क्या है, सेंट्रियोल। इसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रियोल, द शहंशाह न्यूक्लियस के ऊपर बैठा हुआ है। और अगर ये सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, 2 इन नंबर, परपेंडिकुलरली बैठे हुए एक दूसरे के ऊपर, एक ऐसे और एक इस तरीके से बैठा हुआ है। ठीक है, दोनों के दोनों, इनको दोनों, अकेले को तो हमने बोला सेंट्रियोल, अकेले को हम बोल रहे हैं सेंट्रियोल, लेकिन जब ये दोनों साथ में हैं तो क्या कहलाते हैं ये, जब ये दोनों साथ में हैं इसको कहते हैं हम सेंट्रोजोम। वी कॉल इट एज अ सेंट्रोजोम। क्लियर है यहाँ तक। इसका काम क्या होता है, आप देख रहे हो ना शहंशाह कहाँ बने बैठे हुए हैं, न्यूक्लियस के ऊपर। दे इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। जब सेल डिवाइड कर रहा है उस समय स्पिंडल फॉर्मेशन की जरूरत होती है, उस समय पे ये हमारे आके डिवाइड करवाते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं, डिवाइड नहीं, स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। ओके भाई, ये मेरा सेल है, ये मेरी दुनिया है। अब इसमें अगर गंदगी होगी, कुछ मर आ जाएगा, उसको कौन साफ करेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का मतलब वो ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली दैट रिमूव द सेल डिब्रीज। जितने भी इसमें अनवांटेड चीजें हैं उसकी सफाई कर दो। घर पे भी होता है, नहीं होता है, या घर को बिना गंदा करके, रूम को गंदा करके छोड़ देते हो, कभी कभार तो झाड़ू पोछा करते होगे, घर की सफाई करते होगे ना। ठीक है, उसी तरीके से देखो हमारा सेल कितना समझदार है, हो जाओ आप लोग भी इतने समझदार, सफाई करते रहना कभी कभार। तो लाइसोसोम हो गया हमारा, किसके लिए, जिसने रिमूव करवाई हर गंदगी। लेकिन जब ये गंदगी को रिमूव करवा रहा होता है, ये बेचारा खुद भी मर जाता है, ये बेचारा खुद भी मर जाता है। इसीलिए हम लाइसोसोम को बोलते हैं द सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं,
सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली आता है, एनर्जी कहाँ से आएगी मैम, इतना सब तो पढ़ लिया, एनर्जी खत्म हो रही है, एनर्जी चाहिए पढ़ते पढ़ते। तो एनर्जी लाने वाला कौन करेगा काम, एनर्जी देने वाला कौन है हमारा, द ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बैठे हैं यहाँ, मैम ने एक बनाया, इसका मतलब ये नहीं है एक ही है, बहुत सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस करवा रहा है। एनर्जी हमारी बॉडी में क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फाइन। अब वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनको क्यों भूला जाए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स कई सारे, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं वैक्यूल। ये जो वैक्यूल्स हैं स्टोर सेल से, बेसिकली इन केस ऑफ प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे बड़े बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं वैक्यूल्स, बट इन केस ऑफ एनिमल यहाँ पे हमें स्टोरेज की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, वैक्यूल्स की जरूरत होती है हमें। वैक्यूल्स क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान रखते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास वैक्यूल की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट में सेल सैप इकट्ठा होता है, तो इसलिए वहां पे बड़े बड़े वैक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आज हमने क्या समझा, आज की क्लास में हमने सेल की डिस्कवरीज के बारे में समझा, हमने सेल के डिफरेंट डिफरेंट साइज के बारे में समझा, थोड़ा प्रोकैरियोटिक के बारे में समझा, और यूकैरियोटिक सेल की डिटेल स्ट्रक्चरल स्टडी करी, जिसमें हमने सेल में क्या क्या समझा, सेल के एक एक ऑर्गेनेली को डिटेल में देखा और समझने की कोशिश करें कि किस वजह से ये ऑर्गेनेलीज, अब आप देख रहे हो सारे ऑर्गेनेलीज मिलके एक नई दुनिया बना रहे हैं। अगर ये नई दुनिया बना रहे हैं तो मतलब ये अपने आप में एक जिंदगी देने के लिए कैपेबल है या नहीं है। इसीलिए हम सेल के बने हुए हैं। हम किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कंप्लीट करा सेल के बारे में। सेल की डिस्कवरी किस किसने करी हमने समझी, हमने समझा सेल थ्योरी के बारे में, साथ में हमने समझा इतने तरीके की जो सेल्स हैं उनकी शेप और साइज अलग अलग कैसे होती है। फिर हमने समझा किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, और यूकैरियोटिक की डिटेल। सो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।